आज के डीएनए की शुरुआत कुछ अलग तरीके से करते हैं। आज कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और वो नया ये हो सकता है कि आज हम आपको किसी नकारात्मक खबर के बजाय सबसे पहले एक सकारात्मक खबर दिखाते हैं, एक पॉजिटिव खबर दिखाते हैं जो आपको एक नई ऊर्जा देगी और जो आपको सफलता का एक फॉर्मूला भी बताएगी। मशहूर अमेरिकी पत्रकार डेविड ब्रिंकली ने एक बार कहा था, अ सक्सेसफुल पर्सन लेज अ फर्म फाउंडेशन विद द ब्रिक्स दैट अदर्स थ्रो एट हिम। इसका हिंदी में मतलब यह है कि कामयाब व्यक्ति खुद पर फेंकी गई ईंटों से सफलता की मजबूत नींव का निर्माण कर लेता है। और इस बात को सच करके दिखाया है एक पहलवान वीरेंद्र सिंह ने। 35 वर्ष के वीरेंद्र सिंह को नागरिक सम्मान पद्मश्री के लिए चुना गया है और आज हम उन्हीं की कहानी आपको बताने वाले हैं। वीरेंद्र सिंह की कहानी सफलता को लेकर आज आपकी राय को हमेशा के लिए बदल देगी। और आज हम आपको एक ऐसे खिलाड़ी की कहानी सुनाएंगे जो ना कभी जीवन से हारा और ना ही कभी अखाड़े में हारा। पता नहीं इसे आप कोई खबर मानेंगे या इसे कोई कहानी मानेंगे या कुछ और मानेंगे, लेकिन अक्सर जीवन में हम एक बात पर चर्चा करते रहते हैं कि सफलता का फॉर्मूला क्या होना चाहिए। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि सफल होने के लिए सबसे पहले तो आपको अवसर चाहिए, उसके लिए सुविधाएं चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए। लेकिन वीरेंद्र सिंह के पास इनमें से कुछ भी नहीं था। वीरेंद्र जन्म से ही मूक और बधिर हैं, मतलब वो ना तो सुन सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। आमतौर पर जो सारी बातें आपको बुरी लगती हैं वो सारी बातें वीरेंद्र की सफलता के हथियार बन गए, जैसे लोगों का मजाक, उपहास और बुलिंग। आसपास के सारे लोग उन्हें ताने मारते थे और इसी को उन्होंने अपनी शक्ति बना लिया और इन सब को वीरेंद्र ने अपनी हिम्मत और हौसले में बदल दिया। वीरेंद्र हरियाणा के झज्जर जिले के एक छोटे से गांव सिसरौली में एक बहुत ही साधारण परिवार में पैदा हुए। लेकिन वीरेंद्र साधारण जीवन जीने के लिए बने नहीं थे। पैदा जरूर साधारण परिवार में हुए थे, लेकिन उनके हौसले साधारण नहीं थे और ये बात वीरेंद्र ने बहुत जल्दी साबित कर दी। वीरेंद्र सिंह पहलवानी यानी कुश्ती में कई अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीत चुके हैं। वर्ष 2016 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भी किए गए। इस पूरे इलाके के लोग वीरेंद्र को गूंगा पहलवान के नाम से जानते हैं। कुश्ती सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, ये फोकस का खेल है, फोकस करके खेलने का खेल है। आप सोचिए, अखाड़े में लोगों की तालियां एक खिलाड़ी का हौसला बढ़ाती हैं, सबका बढ़ाती हैं, लेकिन वीरेंद्र ने वो तालियां कभी सुनी ही नहीं। वीरेंद्र के आसपास ये बताने वालों की कोई कमी नहीं थी कि ये लड़का कभी कुछ नहीं कर पाएगा और ये नसीहतें देने वालों की भी कोई कमी नहीं थी कि पहलवानी इसके बस की बात नहीं है। लेकिन जो लड़का सुन नहीं सकता, जो लड़का बोल नहीं सकता, उसने ऐसे लोगों से सारा ध्यान हटाकर अपना पूरा ध्यान अखाड़े में लगा दिया। वीरेंद्र ने 10 वर्ष की उम्र में मिट्टी के दंगल में पहलवानी के दांव पेच सीखने शुरू किए। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बड़े बड़े मेलों में लगने वाले दंगल में सामान्य पहलवानों के साथ कुश्ती करते करते वीरेंद्र ने यह साबित कर दिया कि अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदलकर भी सफलता हासिल की जा सकती है। ज्यादातर लोगों को लगता था कि जो व्यक्ति कुछ सुन नहीं सकता, जो व्यक्ति कुछ बोल नहीं सकता, उसे वैसे भी क्या फर्क पड़ता होगा और उसे क्या समझ में आता होगा। लेकिन ये जो आसपास की आलोचनाएं होती हैं, जो आसपास के लोग मजाक उड़ाते हैं, जो तंज कसते हैं, ये सारी ऐसी चीजें होती हैं, इन्हें बिना सुने भी समझा जा सकता है। और वीरेंद्र को ये सब कुछ समझ में आता था। लोग सोचते थे कि ये बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, इसलिए समझ भी नहीं पाएगा, लेकिन ये गलत था। वो समझता सब कुछ था और वीरेंद्र ने कभी इसकी कोई परवाह नहीं की। परवाह की होती तो वीरेंद्र आज वहां पहुंच ही नहीं पाते जहां वो पहुंचे हैं और उन्होंने अपने लक्ष्य का पीछा कभी छोड़ा नहीं। वीरेंद्र की कामयाबी की जो कहानी आज आप सुनने वाले हैं, ये कहानी आसान बिल्कुल भी नहीं थी। शुरुआत में वीरेंद्र सामान्य पहलवानों के साथ खेल रहे थे। कुश्ती में रेफरी की सीटी, प्रतिद्वंदी पहलवान की सांसों की आवाज, सामने वाले पहलवान की गति की आवाज, इन सब के आधार पर पहलवान अपना अगला दांव तय करता है। लेकिन वीरेंद्र ऐसा कर नहीं सकते थे क्योंकि वो सुन नहीं सकते थे। और जो खिलाड़ी सुन नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, उसने खामोशी से सबको यह बता दिया कि वो फिर भी जीत सकता है। मेलों के अखाड़ों के बाद वर्ष 2002 में
वीरेंद्र को राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप 2002 के नेशनल राउंड में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इस खेल में उनके सामने सामान्य श्रेणी के खिलाड़ी थे। इस जीत से उनका वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए खेलना पक्का हो गया, लेकिन उनकी दिव्यांगता को कारण बताते हुए फेडरेशन ने उन्हें आगे खेलने के लिए नहीं भेजा और यह कह दिया कि वो क्योंकि सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, इसलिए अब वो सामान्य श्रेणी में खेल भी नहीं सकते। और सिर्फ सुनने की क्षमता ना होने पर उन्हें चैंपियनशिप से बाहर कर दिया गया। इस भेदभाव ने वीरेंद्र को यह समझा दिया कि उन्हें हर दिन अब ऐसे गलत फैसलों से लड़ना होगा और अपनी एक अलग पहचान बनानी होगी। इसके बाद उन्होंने मूक और बधिरों की श्रेणी में खेलना शुरू किया और वर्ष 2005 में वीरेंद्र ने डेफ ओलंपिक्स में पहला गोल्ड मेडल जीता। वीरेंद्र के पुरस्कारों की लिस्ट इस समय आपकी स्क्रीन पर चल रही है। वीरेंद्र ने 7 अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते, जिसमें से 3 गोल्ड मेडल हैं। अर्जुन पुरस्कार और अब पद्मश्री शामिल हैं। पिछले 25 साल से पहलवानी कर रहे वीरेंद्र की उम्र अब 35 वर्ष हो चुकी है। 2016 तक वीरेंद्र ने ज्यादातर कुश्ती सामान्य श्रेणी के पहलवानों के साथ खेली और कई बार उसमें वो जीते भी। मिट्टी के दंगल में 100 किलो से भी ज्यादा वजन के खिलाड़ियों को वो मात दे चुके हैं। 2 बार के ओलंपिक विजेता मशहूर पहलवान सुशील कुमार के साथ वीरेंद्र ने कई बार कुश्ती की और हर बार ये कुश्ती बराबरी पर छूटी। ये बहुत बड़ी बात है। वो खेल जिसमें रेफरी की सीटी और लोगों की तालियां सामने वालों का साथ दे रही थी, वहां भी वीरेंद्र ने कभी हार नहीं मानी। संघर्ष अब भी चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ। इतने बड़े बड़े संघर्षों के बाद मिली सफलता आखिर कैसी होती है और इतने पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ी को क्या अब भी वो सम्मान मिला है जिसके वो असली हकदार हैं? ये जानने के लिए आज हम आपको वीरेंद्र के जीवन का एक दिन दिखाएंगे और आज आप जो रिपोर्ट देखेंगे उसमें आप पाएंगे कि हम वीरेंद्र के घर गए, हम उनके गांव गए, हमने उनके अखाड़े को, उनके जीवन को बहुत करीब से देखा और समझने की कोशिश की कि सफलता का असली फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपके घर में बच्चे हैं, युवा हैं, तो हम आपसे भी आज यही कहेंगे कि आप उन्हें ये डीएनए विश्लेषण आज ज़रूर दिखाइए और इस विश्लेषण को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। पहलवानी यानी ताकत। दुश्मन के पैर हिलाने की आवाज, उसकी बाजुओं की फड़कन, उसकी आवाज की एनर्जी। एक अच्छा खिलाड़ी इन सब से अपने प्रतिद्वंदी को परख लेता है। लेकिन अगर पहलवान वीरेंद्र जैसा हो तो, जो ना सुन सकता है ना अपनी बात कह सकता है, लेकिन खामोशी की आवाज कितनी जानदार हो सकती है, ये आपको वीरेंद्र सिंह गूंगा पहलवान की कहानी से समझ आ जाएगा। अभी जैसे कुश्ती हो रही है, अब इसको हाथ मार दिया किसी ने ऐसे, तो ये एकदम कुश्ती बंद कर देगा और अगला इसके पर उठा फेंक देगा, उचित हो जाएगा। ऐसे धोखा हो जाए कई बार। पद्मश्री वीरेंद्र सिंह पहलवान, 4 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल, 2 ब्रॉन्ज मेडल, अर्जुन पुरस्कार और सैकड़ों ट्रॉफियों के विजेता वीरेंद्र सिंह को आज आप सबको जानना चाहिए। वीरेंद्र ने सफलता को सच में लड़कर हासिल किया। वीरेंद्र की लड़ाई अखाड़े में अपने प्रतिद्वंदी खिलाड़ी से ही नहीं थी, अखाड़े से बाहर की दुनिया में भी वीरेंद्र के लिए हर पल एक लड़ाई चल रही थी। बोलता नहीं बेचारा, कोई मार देता, कोई छेड़ देता, कोई नहीं
धक्का खाता है। फिर यहाँ आने से माड़ा सा खाड़े माना थे दिखाने लगे इसका पापा। वीरेंद्र के आसपास उन्हें तंग करने वालों और उन पर हंसने वालों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन 1996 में 10 वर्ष की उम्र में वीरेंद्र ने अपने पहलवान पिता की उंगली थामी और अखाड़े से दोस्ती कर ली। पिता CISF में काम करते थे और पहलवानी भी, तो दिल्ली में CISF के अखाड़े में ही प्रैक्टिस करनी शुरू की। सामान्य खिलाड़ियों के साथ ही कुश्ती के दांव पेच आजमा लिए। अतः फिर ये देखो देख हमारी देखो देख सारे आगे वो पहलवानी शुरू कर दी है ना, कुश्ती मारनी शुरू कर दी। तो फिर ये इसका तो नाम हो गया धीरे धीरे। हाँ, दिल्ली में 9 शहर हुआ बन गया, 9 लगातार कुश्ती मार दी। बस फिर इसका फिर ध्यान दे दिया पूरा। गांव के मेलों में लगने वाले दंगल में वीरेंद्र का संघर्ष शुरू हुआ। इस दंगल में जीतने पर 5 से 10 हजार रुपए मिल जाते थे। उसमें भी कई बार प्रतिद्वंदी खिलाड़ी शरारत से बाज नहीं आते थे। आखिरकार वीरेंद्र ने राष्ट्रीय स्तर पर खेलना शुरू किया, लेकिन यहाँ भी सामना सामान्य खिलाड़ियों के साथ ही होता था। 2002 में राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने के बाद भी जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वीरेंद्र को खेलने के लिए नहीं भेजा गया, तब वीरेंद्र का दिल टूट गया। लेकिन वीरेंद्र ने हौसला नहीं हारा। आखिरकार वीरेंद्र ने मूक बधिरों के लिए यानी डेफ ओलंपिक्स के गेम में गोल्ड मेडल हासिल किया। गांव में दंगल होते हैं मिट्टी के, उनमें गए, वहाँ से कोई प्रोत्साहन राशि कुछ मिलते थे, जैसे 5111 रुपये मिलते थे। और वर्ष 2005 में डेफ ओलंपिक के इनको पता लगी कि डेफ ओलंपिक होता है, तो वहाँ गए तो और वहाँ जीते। तो उनको बहुत खुशी हुई। जीतने के बाद जब यहाँ आए तो सभी खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि मिलती थी, तो यहाँ इनको नहीं मिली। पर ये जब भी हार नहीं माने कि बोले नहीं अभी मुझे खेलना है। इस वक्त वीरेंद्र अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं। पति पत्नी के बीच इशारों इशारों में होने वाली बातचीत ही इनकी संपूर्ण भाषा है। संघर्ष अखाड़े में ही नहीं चल रहा, जीवन के हर कदम पर चल रहा है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम उस दिन कुछ बन जाएंगे जब हमारे पास सारी सुविधाएं होंगी, बहुत सा पैसा होगा। आज हम आपको इसीलिए पद्मश्री वीरेंद्र सिंह गूंगा पहलवान का कमरा भी दिखा रहे हैं। अखाड़ा आप देख चुके हैं। इन्हीं हालात में अखाड़ा भी है और ये रहने की जगह भी है। जब वीरेंद्र को आराम करना होता है, वो अपने सहयोगियों के साथ यहीं पर आराम करते हैं, यहीं पर रहते हैं, यहीं पर प्रैक्टिस करते हैं और यहीं से तमाम मेडल्स जीतने की जो प्रैक्टिस है वो भी यहीं की जाती है। ये जगह क्या बताती है? ये जगह ये बताती है कि आपको ज़रूरत है सिर्फ हौसले की, ज़रूरत है ये ठान लेने की कि कभी हार नहीं माननी है। उसके बाद सुविधाएं हो या ना हो, आपका जज्बा आपको जीत की तरफ ज़रूर ले जाता है। इसलिए आज इस कमरे को और इन हालातों को ज़रूर देख लीजिए और कैद कर लीजिए। हो सकता है ये हालात आपको हौसला देने के लिए बहुत काम आए। अब तक वीरेंद्र ने 4 डेफ ओलंपिक्स गेम और 2 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया है। इनमें अब तक उन्हें 4 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल मिल चुके हैं। खेलों में उनके योगदान के लिए उन्हें 2016 में अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया है। फिलहाल वो बतौर जूनियर कोच 28,000 रुपए महीने की नौकरी कर रहे हैं। 35 वर्ष के वीरेंद्र की बातों का अनुवाद करने वाले उनके दोस्त रामबीर के मुताबिक वीरेंद्र का मानना है कि मैं बोल सुन नहीं सकता, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी कहानी सुनी ही न जाए। हमें संघर्ष जारी रखना चाहिए, कभी हार के नहीं बैठना चाहिए कि मुझे ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। एक दिन जरूर आपकी भगवान सुनेगा। यही संदेश देना चाहते हैं। कभी भी किसी चीज़ के अभाव में अपने गेम को मत छोड़ो और आगे बढ़ो। खेलने वीरेंद्र ये कहते हैं कि मुझे बस ये सपनों में भी यही दिखता था कि मुझे अपना तिरंगा सबसे ऊपर विदेश में लहराना है। आज भी वीरेंद्र सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। रोजाना कम से कम 8 घंटे तक कुश्ती की प्रैक्टिस करते हैं। वीरेंद्र को मलाल है कि उनके जैसे खिलाड़ियों को ओलंपिक विजेताओं जैसा सम्मान और पहचान नहीं मिलती। 2016 में केंद्र सरकार ने डेफ ओलंपिक्स को पैरा ओलंपिक खेलों के बराबर दर्जा दिया। उसके बाद से ही इस श्रेणी में खेलने वाले खिलाड़ियों को नकद इनाम राशि मिलने लगी है। वीरेंद्र का सारा ध्यान इस वर्ष होने वाले पैरा ओलंपिक खेलों पर है और उनके निशाने पर एक बार फिर गोल्ड मेडल है। अब वीरेंद्र अपने जैसे खिलाड़ियों को सम्मान दिलाने के लिए काम करना चाहते हैं।
अगर आपको भी ये लगता है कि आपके पास बहुत सी सुविधाएं नहीं थी, इसीलिए आप कुछ नहीं कर पाए, आपके पास जीवन में मौका नहीं था, पैसे नहीं थे, इसीलिए आप कुछ हासिल नहीं कर पाए, तो आपको एक दिन वक्त निकालकर पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में वीरेंद्र से मिलने ज़रूर आना चाहिए। 35 साल की उम्र में मिट्टी के दंगल से शुरू किया हुआ सफ़र पद्मश्री तक ले जाना इतना आसान तो नहीं था, लेकिन ये वीरेंद्र ने सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत और हौसले के बल पर कर दिखाया है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया। अमेरिकी सिविल राइट्स एक्टिविस्ट मैल्कम एक्स ने एक बार कहा था, इफ यू हैव नो क्रिटिक्स यू विल लाइकली हैव नो सक्सेस। यानी यदि आपका कोई आलोचक नहीं है तो आपकी सफलता पाने की संभावना भी बहुत ही कम है। आलोचनाओं और तानों से घबराने की जगह अगर उन्हीं को अपनी ताकत बना लिया जाए तो सफलता का स्वाद भी दुगना हो जाता है और मीठा हो जाता है। इसलिए अगर आप आलोचनाओं से डर कर अब तक रुके हुए थे तो आज से अपने विचार बदल लीजिए, अपने आलोचकों को अपना शुभचिंतक समझिए और अपने लक्ष्य को हासिल करने की एक ईमानदार पहल आज से ही शुरू कीजिए। और जो आपकी चारों तरफ आलोचनाएं हो रही हैं, जो लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, उसे आप एक अंग्रेजी में जैसे कहते हैं फ्यूल की तरह, एक आग की तरह अपने लिए इस्तेमाल कीजिए, उसे अपना ईंधन बना लीजिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.